हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने मेडिवल इंडिया शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत का कुछ फीचर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आज कल्चर के बारे में कुछ जान लेते हैं, छोटी मोटी बातें। द कल्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है और 1526 में बाबर अटैक्ड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नाउ कल्चर को देखते हैं। इस समय लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो एक पृथ्वीराज रासो नाम की किताब, पृथ्वीराज रासो के समय, पृथ्वीराज चौहान मतलब थर्ड के समय चंद्र बरदाई ने लिखी है हिंदी में। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिन्हें पृथ्वीराज थर्ड हिस्ट्री में कहा जाता है, ये हिंदी का पहला महाकाव्य मानी जाती है। मतलब जो आदिकाल है हिंदी का, उसकी शुरुआत है ये पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का पहला पीरियड माना जाता है, इसलिए इसको हिंदी का पहला महाकाव्य भी कहते हैं। राजतरंगिणी कश्मीर के बारे में किताब लिखी थी संस्कृत में कल्हन ने। कश्मीर की पहली हिस्ट्री है, ऑथेंटिक हिस्ट्री मानी जाती है। इसी किताब के अनुसार जो श्रीनगर का शहर है वो अशोक ने बसाया था। श्रीनगर वॉज पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर। अमीर खुसरो मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ करते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और हिंदी भाषा में योगदान देने वाले वो पहले मुस्लिम माने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय उनका मेजर, वैसे तो 8 सुल्तानों का समय देखा है ऐसा कहा जाता है अमीर खुसरो ने, बट उनका जो मेन पीरियड था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय का होता है। तो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु गेव कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लैंग्वेज एंड ही रोट गुड नंबर ऑफ बुक्स। बहुत सारी किताबें वगैरह अमीर खुसरो ने लिखी हैं और उनका ही ये स्टेटमेंट है या कोटेशन है कि अगर कहीं जन्नत है धरती पे तो वो कश्मीर में होती है। If there is paradise on earth, it is here, it is here, it is here। और कश्मीर के लिए उन्होंने बोला है। बहुत सारी किताबें हैं, फारसी भाषा में बहुत सारी किताबें लिखी हैं अमीर खुसरो ने। नुहू सिफिर लिखी है। नुहू सिफिर आपके एग्जाम में तो नहीं आएगी बट यूपीएससी में आ जाती है। 9 आसमान, ये भारत के बारे में किताब है। इट इज ऑन इंडिया, इंडिया की तारीख के बारे में किताब है, फारसी भाषा में है। नुहू सिफिर, 9 आसमान। इब्न बतूता, ए मोरक्कन ट्रेवलर हु केम इन द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के समय इब्न बतूता आता है मोरक्को से और किताब भारत के बारे में लिखता है। रहला का मतलब ट्रेवलॉग, भारत में मेरे ट्रेवल्स का अकाउंट। वो विजयनगर भी गया है, यहाँ वहाँ टहला है। मोहम्मद तुगलक ने उसको चाइना का इन्वॉय बना के भी भेजा है और कुछ समय के लिए दिल्ली का वो काजी भी नियुक्त हुआ था। तो इब्न बतूता भी भारत के बारे में अपना व्याख्यान देता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुब मीनार बनवाया जाता है, जिसकी शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहली मंजिल बनवाता है, इसमें 3 मंजिल जुड़वा देता है इल्तुतमिश। चौथी मंजिल को रिपेयर कराता है फिरोज तुगलक और 5वीं मंजिल भी जुड़वा देता है। तो कुतुब मीनार पहला स्ट्रक्चर दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सुल्तानों का आर्किटेक्चर का माना जाता है। यहीं पर जो कुतुब मीनार कैंपस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है। यहीं पर आयरन पिलर होता है जिसपे चंद्र लिखा हुआ है, जिसे हम चंद्रगुप्त सेकंड से मान लेते हैं यहीं पर। और ये जो कुतुब मीनार का नाम एक सूफी सेंट के नाम पर है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। दिल्ली के पहले सूफी सेंट, चिश्तिया ऑर्डर के पहले सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार होता है। यहीं पर एक डोरवे बना हुआ है जिसे अलाय दरवाजा कहते हैं। आप जाएंगे, यहाँ पर एक डोम बना है और एक ये डोरवे बना हुआ है, इसे अलाय दरवाजा कहते हैं। ये पहला डोम है, भारत में पहला साइंटिफिक गुंबद माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है अलाय दरवाजा, कुतुब मीनार कैंपस में ही होता है। तुगलकाबाद फोर्ट गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू कराया, मोहम्मद तुगलक इसे कंप्लीट करता है। हौज ए खास, पानी का एक हौज है, पॉन्ड, उसके आसपास जो स्ट्रक्चर बना दिया था फिरोज तुगलक ने, उसे हौज ए खास कहते थे। अब ये टूटी फूटी हालात में होता है। यहीं पर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में एक जामा मस्जिद बनवाता है फिरोज शाह तुगलक। मैंने आपको बताया था उसने बहुत सारे शहर भी बसाए थे फिरोज तुगलक ने। म्यूजिक में आ जाए तो अमीर खुसरो का योगदान कल्चर के क्षेत्र में बहुत वाइड माना जाता है। अमीर खुसरो ने बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए हैं, तबला और सितार। कहा जाता है मृदंग के 2 भाग तबला कहलाते हैं और जो भारतीय वीणा होती थी उसको उसने मॉडिफाई किया तो सितार बन जाता है।
इसने सूफी सिंगिंग स्टाइल डेवलप की जिसे आज कव्वाली कह देते हैं। ही वॉज डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। तो वहीं पर जो गॉड के ऑनर में जो गाना गायन होता था उसे सूफी गायन कहते हैं, जिसे कव्वाली कह देते हैं। इसी समय राजा मानसिंह होते थे ग्वालियर के। उन्होंने ग्वालियर को बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया है ध्रुपद गायन शैली का। ध्रुपद गायन शैली ओल्डेस्ट क्लासिकल स्टाइल ऑफ सिंगिंग होती है भारत में, और इसी के सिंगर तानसेन भी आगे चल के हो जाएंगे। और यहीं पर एक मानसिंह की वजह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया ग्वालियर डेवलप हो जाता है, एरिया ऑफ म्यूजिक। मेडिवल इंडिया में ये दिल्ली सल्तनत था। एक जौनपुर किंगडम का नाम आ जाता है, यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। मलिक सरवर नाम के व्यक्ति ने जौनपुर शहर को तो बसाया था फिरोज तुगलक ने, बट जौनपुर बाद में किंगडम बन जाता है और इसको शासक जो थे वो शर्की डायनेस्टी कहलाते थे। मलिक सरवर शर्की इसका फाउंडर था, तो उस पर शासक शर्की डायनेस्टी हो जाती है। शर्क माने होता है पूरब, ईस्ट के सुल्तान कहलाते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जौनपुर की डायनेस्टी का नाम था शर्की डायनेस्टी। यहाँ पर एक इब्राहिम शर्की नाम का रूलर था, एक हुसैन शाह शर्की। इब्राहिम शर्की ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस किए हैं वहाँ पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अटाला मॉस्क। अटाला मॉस्क वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। और जौनपुर हुसैन शाह शर्की अगला सुल्तान है, उसने म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन दिया है, और एक इंडियन म्यूजिक में राग चलता है जौनपुरी राग, उसका वो कंपोजर भी है। क्योंकि कल्चर के क्षेत्र में जौनपुर का योगदान बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको जौनपुर को शिराज ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। जौनपुर किंगडम को इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कल्चर में हिंद का शिराज कहते हैं। शिराज ईरान का एक शहर हुआ करता था, और इन दिनों कल्चर का सबसे प्रमुख केंद्र था वेस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड में। जैसे शिराज पर्शियन वर्ल्ड में कल्चर का केंद्र था, ऐसे ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड में जौनपुर को कल्चर का केंद्र माना गया है। चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, हर तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण जौनपुर हुआ करता था। नाम हो गया शिराज ऑफ ईस्ट। अब आ जाती है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर 1526 से 1707 तक है। बाबर 1526 से 30 तक रूल करता है। बाबर फरगना, उज्बेकिस्तान में फरगना नाम की जगह से वो डिस्प्लेस हुआ था, काबुल आता है। काबुल से फिर वो अल्टीमेटली भारत को जीतने का प्रयत्न करता है, अल्टीमेटली जीत ही लेता है, क्योंकि भारत में एक वीक एम्पायर चल रही थी। 1527 में वो राजपुताना के शासक राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा कह देते, उनसे लड़ता है। बैटल ऑफ खनवा आगरा के पास होती है, खनवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं। राणा सांगा बैटल को रिन्यू करना चाहते हैं, बट बताया जाता है राणा सांगा को पॉइजन दे दिया गया। तो राजपूतों को यह हरा देता है बाबर। यहीं से राजपूत और मुगलों की लड़ाई शुरू हो जाती है। 1529 में यह अफगानों को खत्म करना चाहता था और अफगानों के अगेंस्ट लड़ता है। घाघरा नदी पर एक बैटल कॉल्ड बैटल ऑफ घाघरा, इसमें अफगानों को यह हरा देता है। अफगान मुगलों के लिए चैलेंज बने हुए थे। आगे चलकर शेरशाह एक अफगान ही है जो मुगलों को परेशानी में डाल देगा। तो यह हरा तो देता है अफगानों को, बट अफगान समस्या खत्म नहीं होती है। बाबर की डेथ हो जाती है और बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में बनता है। इसकी डेथ भारत में होती है, बट इसका मकबरा फिर काबुल में बनवाया जाता है। बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुर्क बाबरी, तुर्की लैंग्वेज में, और इस तुर्की भाषा की किताब जो तुर्क बाबरी थी, इसका ट्रांसलेशन पर्शियन में किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना। जो अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान ए खाना होते थे, उन्होंने इसका फारसी अनुवाद किया है, और इस तुर्की किताब का फारसी अनुवाद कहलाता है बाबरनामा। बाबर ने बहुत सारे गार्डन वगैरह भारत में इस्टेब्लिश किए थे। उनमें जो फव्वारे वगैरह होते हैं, रनिंग वाटर का प्रोविजन, जिसे फाउंटेन कह देते हैं, ये बाबर की ही देन है। इसके बाद हुमायूं आता है, उसका बेटा 2 फेजेज में रूल करता है। पहले 10 साल अफगानों की समस्या से जूझता रहा, बाद में चंद महीने, बीच में ये सूर एम्पायर चलेगी। 15 साल की बीच में सूर एम्पायर होती है, सूरी एम्पायर। अफगान प्रॉब्लम को ये भी सॉल्व करना चाहता है, इसलिए इस समय तक बिहार में एक शासक डेवलप हो गया है जिसका नाम शेर शाह है। हुमायूं शेर शाह को से लड़ता है। 1539 में चौसा नदी के पास बैटल ऑफ चौसा होती है, जिसमें हुमायूं हार जाता है। हुमायूं फिर अटैक करता है शेर शाह पर, और कन्नौज की बैटल होती है 1540 में। इस बार शेर शाह हुमायूं को हराता भी है और भारत से बाहर ही भेज देता है।
और 15 साल तक हुमायूं भारत के बाहर रहेगा लगभग। और मीनवाइल यहाँ पर शेर शाह ने एक सूर एम्पायर कायम की है जो 15 साल चलेगी। हुमायूं को अल्टीमेटली शेल्टर मिलता है ईरान में। पूछ लेते हैं जब हुमायूं भारत से बाहर चला गया था तो उसको शेल्टर कहाँ मिला था, तो आप बोलेंगे उसको शेल्टर ईरान में मिला था। ईरान के राजा ने उसको शेल्टर दिया है। यहाँ पर शेरशाह शासन करता है, उसके वंशज शासन करते हैं। 1554 तक आते आते 54 तक आते आते सूर एम्पायर डिक्लाइन होने लगती है। ऐसे में हुमायूं भारत से भारत वापस आ जाता है और अपनी एम्पायर वापस ईरान की मदद से ले लेता है। क्वेश्चन आ जाता है हुमायूं ने अपनी एम्पायर किस देश की मदद से वापस ली, तो आप बोलेंगे ईरान की मदद से। और कुछ महीने रूल कर पाता है, इसकी डेथ हो जाती है। ये एक पुराना किला है दिल्ली में। दिल्ली के पुराने किले में एक स्ट्रक्चर है जिसे शेर मंडल कहते हैं। वो हुमायूं अपने अध्ययन के लिए रखता था। बताया जाता है कि जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था, ही फेल डाउन एंड ही डाइड। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, विच मुगल एम्परर डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम ए बिल्डिंग, तो दैट वाज हुमायूं। इट वाज इन दिल्ली इन द शेर मंडल लाइब्रेरी विच ही यूज्ड टू मेंटेन अ लाइब्रेरी इन द पुराना किला इन दिल्ली। हुमायूं डाइड। जब हुमायूं की डेथ होती है तो हुमायूं का जो वजीर था बैरम खान, वो कलानौर पंजाब में एक बैटल लड़ रहा था अफगानों के अगेंस्ट। और बैरम खान और अकबर उस समय दिल्ली में नहीं थे और हुमायूं की डेथ हो जाती है। इसी बीच दिल्ली को कैप्चर कर लेता है हेमचंद्र, जिसका नाम है हेमू विक्रमादित्य नाम पड़ जाएगा। इससे पहले कि बैरम खान अकबर दिल्ली आ पाते, दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाई हेमचंद्र और हेमू। इसलिए अब अकबर को मतलब बैरम खान को लड़नी पड़ेगी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अपनी एम्पायर लेने के लिए। तो होती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हेमू एंड अकबर। अकबर वॉज अ माइनर एट दैट टाइम, 13-14 साल का होता है। इट वॉज बेसिकली बैरम खान हु फॉट द बैटल। इस बैटल में हेमू वॉज किल्ड एंड दिस वे अकबर ओनली कुड रिकैप्चर हिज एम्पायर, अदरवाइज हेमचंद्र और हेमू हैड कैप्चर्ड दिल्ली आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं। 4 साल तक अकबर की एम्पायर को बैरम खां चलाता है, लेकिन बैरम खां को अल्टीमेटली अकबर हटा देता है इस चार्ज पे कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। बैरम खां चला जाता है और उसके बाद बैरम खां की डेथ हो जाती है। तो अकबर बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को आगरा में अपने भाई की तरीके से पालन पोषण करता है और वो अकबर का फिर एक नोबल भी बनता है। तो अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने रहीम के नाम से दोहे लिखे हैं, वो बैरम खां का बेटा हुआ करता था। कृष्ण भक्ति के दोहे रहीम के नाम से, ही वॉज अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम वॉज रेज्ड बाय अकबर। अकबर ने रिफॉर्म्स किए हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटाया है, जजिया हटा दिया है। अकबर ने इबादत खाना इस्टेब्लिश किया है फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना का मतलब होता है अकबर सभी धर्मों के बारे में जानने का प्रयास करता था। सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाकर उनसे जो वार्ता करता था हर बृहस्पतिवार को फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी आगरा फोर्ट में नहीं, फतेहपुर सीकरी में, उसे कहते थे इबादत खाना। इबादत खाना की जो मीटिंग्स होती थी वो अकबर का और धर्मों के बारे में जानने के प्रयास को इबादत खाना मीटिंग्स कहते हैं। अकबर ने दीन इलाही भी शुरू किया है। दीन इलाही का रियल नाम था तौहीद इलाही। तौहीद माने होता है एक, इलाही माने होता है गॉड, गॉड इज वन। एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को तौहीद इलाही कहा गया था। ये अकबर का फिलोसफिकल कंसेप्ट होता है डिवाइन मोनोथीज्म। बीरबल वॉज पार्ट ऑफ इट। बीरबल का रियल नाम महेश दास होता था। बीरबल वॉज पार्ट ऑफ दीन इलाही। दीन इलाही अकबर का एक एफर्ट था, लेकिन बहुत छोटे मोटे स्तर पे चला था। अकबर ने सती पर बैन लगाया है कि किसी को ज़बरदस्ती सती नहीं करा सकते हैं। उसने ज़बरदस्ती सती पर बैन लगाया है। अकबर चूंकि इलिटरेट था, उसे फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, उसको तो बस धार्मिक शिक्षा दी गई थी। तो अकबर एजुकेशन के लिए काम करता है और उसने कहा है कि जो दीन धर्म की बातें हैं वो अपनी जगह है, वो पूरी एजुकेशन नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी होती है। इसलिए उसने बहुत सारी किताबों का फारसी में अनुवाद करवाया है, संस्कृत की किताबों का, ताकि वो एजुकेशन का पार्ट बने। ऐसे ही में एक गणित की किताब होती है लीलावती, जो काफ़ी पहले लिखी थी भास्कराचार्य द्वितीय ने। भास्कराचार्य द्वितीय ने अलजबरा पे किताब लिखी थी संस्कृत भाषा में, फारसी में। इसका अकबर ने फारसी अनुवाद करवाया है फैजी द्वारा। तो लीलावती संस्कृत में लिखी थी भास्कराचार्य द्वितीय ने, उसका अकबर ने फारसी अनुवाद करवाया है फैजी द्वारा, ताकि वो एजुकेशन का पार्ट बन सके। अकबर की जो मेजर पॉलिसी थी वो थी सबके लिए शांति हो, सुलह ए कुल, पीस फॉर
ऑल। तो अकबर रिफॉर्म्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। मिलिट्री कैंपेन भी उसके नाम पर होते हैं। उसने गोंडवाना रीजन कैप्चर किया है, और गोंडवाना रीजन जब कैप्चर हुआ है उसे कहते हैं बैटल ऑफ गढ़कटंगा। गढ़ और कटंगा नाम के 2 किले थे, ये कैप्चर हो जाते हैं। इसी बैटल में अकबर की सेना से गोंडवाना की रानी दुर्गावती लड़ी थी। तो रानी दुर्गावती अकबर के समय होती थी, मुगलों से हार जाती है, अकबर की जो सेना है वो गोंडवाना किंगडम कैप्चर कर लेती है। अकबर की सेना ने चित्तौड़ भी कैप्चर किया है। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की सेना को लीड किया है राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह आमेर के राजपूत होते थे, कचवाहा राजपूत डायनेस्टी के थे वो राजा मानसिंह। ही इज डिफरेंट फ्रॉम राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर, जिन्होंने म्यूजिक में योगदान दिया है। राजा मानसिंह अकबर की सेना को लीड करते हैं, और महाराणा प्रताप राणा सांगा के जो ग्रांड सन थे वो मुगलों के अंडर में आने को तैयार नहीं थे, उनकी डोमिनेशन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है जिसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं, लेकिन वो हारने के बावजूद भी अपनी बैटल को जारी रखते हैं। बहुत बुरे हालातों में 1597 में महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अकबर ने अहमदनगर कैप्चर किया है। मैंने आपको बताया था अहमदनगर बहमनी किंगडम से टूटकर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार और बीदर 5 किंगडम बने थे। अकबर ने नॉर्दर्न अहमदनगर कैप्चर किया है। अकबर की एम्पायर नॉर्थ में थी, साउथ में नहीं होती है। साउथ में थोड़ा हिस्सा था दक्कन का। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अहमदनगर अकबर की सेना कैप्चर करती है, और इसमें चांद बीबी, दूसरी महिला अकबर की सेना से जो लड़ती है वो चांद बीबी थी। तो रानी दुर्गावती और चांद बीबी 2 महिलाएं जो मुगल सेना से लड़ी थी अकबर के समय। दुर्गावती गोंडवाना की और अहमदनगर की चांद बीबी, दे फॉट अगेंस्ट अकबर। अकबर की 1605 में डेथ होती है। जहांगीर, उसका जो बेटा सलीम है वो जहांगीर बन जाता है, मतलब एम्परर बन जाता है। जहांगीर न्यायप्रिय राजा माना जाता है। कहा जाता है उसने चेन ऑफ जस्टिस आगरा फोर्ट के बाहर लगवाई है, न्याय की जंजीर। अगर किसी को इमीडिएट जस्टिस चाहिए तो इस चेन को खींच सकता है। इस चेन एक घंटी से, एक बड़े घंटे से बंधी हुई है। अगर ये आवाज़ होगी इसका मतलब कुछ बड़ी समस्या है, एम्परर डेफिनेटली अपीयर हो जाएंगे। ये न्याय की जंजीर को ही जहांगीर का नाम इसलिए जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा जस्टिस माइंडेड मुगल एम्परर कौन था, तो आप इसका आंसर जहांगीर लगा दीजिए। उसने गुरु, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने एक विद्रोही को शरण दी है, इसलिए गुरु अर्जुन देव को वो मृत्युदंड दे देता है। गुरु अर्जुन देव वॉज किल्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जहांगीर। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव के नाम पर यह आता है कि उन्होंने सिखों की धार्मिक पुस्तक जो किताब होती है गुरु ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन शुरू किया है, और उन्होंने हरमंदिर साहिब, जो गुरुद्वारा अमृतसर का गुरुद्वारा है, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल, उसको बनवाना शुरू किया था। हरमंदिर साहिब की जो लैंड है वो अकबर ने डोनेशन पहले दी थी। अब जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, उनके समय इसकी लैंड को डोनेट अकबर ने किया था। उसी लैंड पर पानी का जो पॉन्ड है उसके पास जो गुरुद्वारा बनवाया गया वो गुरु अर्जुन देव ने बनवाना शुरू किया था। जहांगीर ने टबैको भी बैन कर दी थी। टबैको पुर्तगाली भारत में लाए थे, तो वो फैलती जा रही है यूज टबैको का मिसयूज, स्मोकिंग। तो जहांगीर टबैको पे बैन लगाता है। क्वेश्चन आ जाता है किस मुगल एम्परर ने इंटॉक्सिकेंट्स पे बैन लगाया था, तो आप जहांगीर लगा सकते हैं। जहांगीर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब प्रॉपर्टी अधिकार मांगने आती है, तो दैट वाज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में उपस्थित होता है कि पुर्तगालियों को जो व्यापार के अधिकार है वो हमको भी मिलने चाहिए। अभी कंपनी को विशेष अधिकार नहीं मिल पाए हैं। जहांगीर की क्वीन नूरजहां होती है। वो कहा जाता है मुगलों के समय किसी महिला शासका ने रूल किया था, तो आप आंसर नूरजहां लगा सकते हैं। नूरजहां जहांगीर के पैरेलल ही शासन किया करती थी। शी वॉज द मोस्ट पावरफुल मुगल एम्प्रेस अमंग द होल मुगल डायनेस्टी क्वींस। जहांगीर की 1627 में डेथ हो जाती है। शाहजहां आता है। शाहजहां का नाम खुर्रम हुआ करता था, और फिर जो एम्परर बनता है तो उसका नाम शाहजहां हो जाता है। इसने पूरा अहमदनगर कैप्चर किया है। अकबर ने तो नॉर्दर्न पार्ट कैप्चर किया था, पूरा अहमदनगर कैप्चर कर लेता है शाहजहां, और साउथ की पॉलिटिक्स को देख रेख करने के लिए अपने बेटे औरंगजेब को ये वहाँ गवर्नर बना देता है। औरंगजेब लंबे समय तक साउथ की पॉलिटिक्स को देखता है एज गवर्नर।
वहीं से वो विद्रोह का मन बना लेता है और विद्रोह कर देता है। जब औरंगजेब का विद्रोह हो जाता है साउथ से, तो फिर आगरा से सेना भेजी जाती है औरंगजेब को टैकल करने के लिए। 1658 में जब औरंगजेब की सेना आगरा जाने के लिए चल पड़ी है, तो फिर उज्जैन के पास होता है बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत औरंगजेब और मुगल सेना के बीच में बैटल हुई थी, जिसमें औरंगजेब मुगल सेना को लीड कर रहे हैं राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह वॉज लीडिंग द आर्मी ऑफ शाहजहां। औरंगजेब डिफीटेड मुगल आर्मी, बैटल ऑफ धर्मत। औरंगजेब आगरा के समीप पहुंच जाता है। आगरा से थोड़ा पहले होती है बैटल ऑफ सामूगढ़, जिसमें औरंगजेब को अगेंस्ट है दारा शिकोह। औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह इस बार मुगल सेना को लीड कर रहा है। दारा शिकोह भी हार जाता है। औरंगजेब ने 1658 में आगरा फोर्ट कैप्चर कर लिया है, शाहजहां को बंदी बना लिया है। अगले ही साल वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दारा शिकोह को भी ख़त्म कर देता है। शाहजहां उसकी कैप्टिविटी में रहते हुए 1666 में शाहजहां की डेथ हो जाती है। दारा शिकोह और बाकी भाइयों को भी वो ग्रेजुअली ख़त्म कर देता है। तो औरंगजेब 1658 में 59 में मुगल एम्परर बन जाता है और लंबे समय तक शासन करता है। 1658 से 1707 औरंगजेब अपने धर्म के लिए काफ़ी पक्का हुआ करता था। वो कहता था एम्पायर इस्लामिक लॉज के अनुसार ही चलेगी। इस सोच के तहत उसने जजिया, अकबर ने जजिया ख़त्म कर दिया था। औरंगजेब और जहांगीर और शाहजहां ने जजिया नहीं चार्ज किया है, लेकिन औरंगजेब ने जजिया दोबारा लेना शुरू कर दिया है। उसने नौरोज़ फेस्टिवल पे भी रोक लगा दी है। जो पर्शियन फेस्टिवल होता था, बलबन ने शुरू किया था, उसने उस पर भी रोक लगा दी है। उसने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को भी एग्जीक्यूट करवा दिया है। दिल्ली में चांदनी चौक एरिया में गुरु तेग बहादुर का सर काट दिया जाता है। उसी जगह पर आज गुरुद्वारा शीशगंज हुआ करता है। 1675 में गुरु तेग बहादुर वॉज किल्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब, तो वहाँ बीहेड कर दिए जाते हैं। 10वें गुरु फिर बनते हैं उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फिर बहुत रिफॉर्म किए हैं सिखिज्म में, और सिंह का टाइटल मैंडेटरी कर दिया है। सभी को सिंह का टाइटल लेना पड़ेगा। और वो जो 5 के होते हैं, केश, कड़ा, कच्छा, कंघी वगैरह, वो 5 के जरूरी कर दिए हैं। गुरु गोविंद सिंह 1708 में उनको भी एक अफगान मार देता है। इसके बाद गुरुशिप खत्म हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने ही बोला है कि सिखों की गुरु परंपरा खत्म होती है और सिखों में अब 11वें गुरु होते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब। जो आदि ग्रंथ होली बुक है, उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब हो जाता है। इस तरीके से सिखों में 10 ह्यूमन गुरु माने जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन गुरु की परंपरा खत्म हो जाती है और जो गुरु ग्रंथ साहब हैं वो एटर्नल गुरु हो जाते हैं। तो सिखों में 11 गुरु माने जाते हैं। ये गुरु सिस्टम खत्म होने के बाद सिखों को लीड करता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कोई गुरु सिस्टम का पार्ट नहीं था, बट अब तक तो गुरु ही सिखों को लीड करते थे, बट अब एक और लीडर हैं जो बंदा बहादुर हैं, वो सिखों को लीड कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के बाद। लेकिन उनको भी 1616 में जो मुगल एम्परर फर्रुखसियार है, बाद का मुगल एम्परर है, इसने उनको भी किल करवा दिया है। लंबे समय तक सिख डिक्लाइन पे चले जाएंगे। फिर कुछ समय बाद सिखों का फिर राइज होगा अंडर महाराजा रंजीत सिंह, जो किंगडम ऑफ पंजाब चलाएंगे। वो हम बाद में देख लेंगे। तो औरंगजेब की प्रॉब्लम शुरू होती है दक्कन में। दक्कन में वो गवर्नर बन के भी काम करता था, लेकिन दक्कन में समस्याएं खड़ी हो गई हैं क्योंकि मराठा बहुत पावरफुल हो गए हैं और इस समय शिवाजी मराठाओं में बहुत पावरफुल है। तो औरंगजेब 2 समस्याओं से जूझ रहा है, एक तो मराठाओं का राइज और एक बीजापुर गोलकुंडा, जो 2 राज्य थे दक्कन के। अहमदनगर तो कैप्चर है, लेकिन बीजापुर गोलकुंडा कैप्चर नहीं हुआ है। इसलिए औरंगजेब वहां पर अपनी सेना विना भेजता है, कैसे दक्कन की समस्याओं को मैं ठीक कर लूं। नहीं कर पाता है, इसलिए वो खुद ही चला जाता है औरंगाबाद। मैं ही रह के इन समस्याओं को सॉल्व करूंगा। और बीजापुर गोलकुंडा तो वो कैप्चर कर लेता है, लेकिन मराठा समस्या वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। वहीं पर इन समस्याओं के तहत उसकी डेथ हो जाती है 1708 में, कहा 1707 में। कहा जाता है जैसे डेक्कन अल्सर, जैसे स्पेनिश अल्सर ने नेपोलियन की डेथ कॉज की थी, स्पेन की समस्या नेपोलियन की डेथ का कारण बनी थी, ऐसे ही दक्कन की समस्या औरंगजेब की डेथ का कारण बन जाती है। डेक्कन अल्सर किल्ड औरंगजेब। अल्सर माने बड़ी समस्या। इसको औरंगजेब को जिंदा पीर या लिविंग सेंट भी कहा जाता था। यह व्यक्तिगत जीवन में काफी सिंपल हुआ करता था, इसलिए इसका जीवन पीरों जैसा है, सेंट जैसा है, इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहते। धर्म के नाम पर वो एक अलग सोच का व्यक्ति था, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में एक सिंपल लाइफ स्टाइल रखने वाला व्यक्ति था औरंगजेब, इसलिए इसको लिविंग सेंट, जिंदा पीर भी कह देते हैं।
ये मुगलों के कुछ कल्चरल पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट है। अब कल्चर वाला जो हिस्सा है वो हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। होप दीज लेक्चर्स आर बेनिफिटिंग यू अ लॉट। आपका रिवीजन अच्छी तरीके से होता जा रहा है। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।